नाउ गाइस, ओए आप लोगों की बुक में ना पहले लास्ट ईयर की बुक में एक चैप्टर होता था ग्रेविटेशन। डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था, इजी चैप्टर था। उसके अंदर का एक टॉपिक था, जो टॉपिक उन लोगों ने अभी पुश करके फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल छोटी सी एक लाइन में मेंशन किया हुआ है। ये आपको अभी बड़े ही काम में ना आए चैप्टर में। नेक्स्ट जो फोर्सेस चैप्टर है उसमें भी शायद से काम में ना आए, बट उसके बाद में एक वर्क एंड एनर्जी नाम का या कुछ और ऐसे नाम का एक फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें काम में आएगा। इसीलिए टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड मैं आप लोगों को वो चीज समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने 100 फ्लोर की बिल्डिंग से ड्रॉप किया, फेंका नहीं बोल रहा मैं, छोड़ दिया, फेंक दिया तो फर्क नहीं पड़ता था, बट अगर मैंने ड्रॉप किया ऑब्वियसली नीचे आएगी वो। तुम खुद इमेजिन करके बताओ, क्या उसकी स्पीड सेम ही रहने वाली है पूरा समय, बढ़ेगी धीरे धीरे? धीरे धीरे बढ़ेगी। इनफैक्ट वो कैसी होते जाएगी तो बताता हूं। इनिशियली यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं, यहां पे मैं स्पीड लिख रहा हूं। जीरो टाइम पे तो जीरो ही थी, एक सेकेंड बाद आपकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिर एक और सेकेंड बाद वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये रटना नहीं है डेटा, मेरे को भी रटा हुआ नहीं, मैं कैलकुलेट किए जा रहा हूं, कभी कभी देता है बेटा ध्यान। इसका हो जाएगा 29.4। समझिए बात, ये ऐसे करके बढ़ते जाएगी स्पीड। फेयर एनफ। इसका ये बॉडी का एक्सेलरेशन, जब एक ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ा है या फेंका है, उसका एक्सेलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझी बात है? कोई इशू किसी को इन चीजों के अंदर? ठीक है। पिछले साल की बुक में भी यही दिया गया था। कई जगहों पे वो लोग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बोलते थे कि आप 10 ले लो। कितना ले लो? 10। बट ठीक है, नहीं दिया तो 9.8। अपने अभी क्या 9.8, यहां तक ठीक है। अब देखो, इसमें ना वो सिचुएशन अलाउड नहीं है कि मान लो आप लोगों ने एक वो पहन लिया है, क्या बोलते हैं इसको, पैराशूट। ठीक है ना, पैराशूट पहन के आप कूदे तो आपको हवा रोकेगी बेटा। या मान लो आप लोगों ने दिवाली को उल्टा रॉकेट लगा दिया जिसमें पीछे से वो फोर्स लगाया जाए, नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका सच दैट उसको सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन? जो अर्थ खींचता है ना, ग्रेविटी जो बोलते हैं, बस वो, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है अपना अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे जी से भी डिनोट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को जी, छोटे जी से डिनोट किया जाता है। अब सुनो, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तुमने 100 फ्लोर की बिल्डिंग से पत्थर को फेंका था, तो स्पीड बढ़ रही थी या घट रही थी? आपने ग्राउंड फ्लोर से कोई चीज को हवा में ऊपर फेंका जम के, अब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? अब वो जब घटेगी भी ना तो रिटार्डेशन होगा, वो रिटार्डेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। तो अगर मेरा ऊपर से नीचे आती है तो मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और नीचे से ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन मेरा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। समझा? नेक्स्ट चीज, अगेन दे शुड नॉट बी आस्किंग यू ऑल ऑफ दिस, एटलीस्ट इन योर फर्स्ट चैप्टर। विद अ लॉट ऑफ यू किड्स सेइंग हमें पढ़ाया भी नहीं गया है, बट मैं धैर्य दिन का जाऊंगा। इसका ये बोलना है, जिस दिन ऑनलाइन क्लास हुई थी ना, उस दिन पेन लिए थे उन्होंने, से हो सकता है। ठीक है, सुनो, अगर मान लो मेरे हाथ में एक पत्थर था,
मैं कोई चीज फ्लोर पे करता और पत्थर को मैंने बस छोड़ दिया, तो मुझे बताओ क्या पत्थर की इनिशियली कोई स्पीड थी क्या? नहीं। तो जब पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है तब मेरा इनिशियल स्पीड 0 होता है। कितना होता है? 0। बट यही जब मैं पत्थर को ऊपर फेंकता हूं ठाकरे, तब मैंने फेंका तो कुछ स्पीड देके फेंका होगा, मान लो 100 मीटर पर सेकंड है ही नहीं इतनी ताकत मेरे बच्चे, मान लो एक बगले, ठीक है। ऊपर जा जाके कम हुए जा रही है, कुछ सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? हाईएस्ट पॉइंट पे, और वहां जाके फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी रहेगी। सर क्यों? अब अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुई रहती तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी होती थी। हसीन जान ले बेटा, समझी बातें? अब मेरे को लगता है ये चीजें मैंने ना नोट में मेंशन की है, एक बार मेरे को चेक करने दो। वो देखो जहां पे एक्सेलरेशन था ना, मैंने वहां पे, क्योंकि आप लोगों को दिया गया था शायद से मैंने मेंशन किया है, ये देखो, ओए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाता है एक्सेलरेशन एक बॉडी के अंदर जब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके बाजू में छोटी मोटी चीजें एक बार लिख लो, और इफ बॉडी कमिंग डाउन, जी को पॉजिटिव 9.8 लेंगे, इफ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, जी को हम लोग माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ओए पापियो, हाँ मेरे भाई बेटा, उसमें एयर का लग जाता है वैसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। देख, तू एक पेपर को क्रम्बल नहीं करेगा, ऐसे छोड़ेगा तो उसमें भी लगेगा। क्रम्बल करके चलेगा ना, भारी वाले पेपर को मान लिया अगर, और बिल्कुल छोटा सरफेस एरिया है तो उसमें नहीं होगा इशू। बहुत नेग्लिजिबल लगता है बेटा, इसलिए आप उसको इग्नोर कर लेते हैं। एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन में कैसे सिखाएंगे बे? पता नहीं। नहीं एक नहीं दोनों नहीं मैटर करता, ये देखो पहले था अब नहीं है। अभी देखो, ओए गाइस, मोहता जी का एक क्वेश्चन आया, सर एक्सेलरेशन तो कितना भारी ऑब्जेक्ट उसका अलग अलग रहेगा। तो बेटा गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर जाके उसने 2 ऑब्जेक्ट्स को फेंका था। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, एक मान लो उसने पत्थर या ईंट को लेके फेंका है, और दूसरा मान लो उसने 100 किलो का एक बॉल को फेंका है। ईंट मान लो 1 kg 100 kg। तुम मेंटली जब सोचते हो तुमको लगता है पहले 100 kg वाले नीचे गिरेगा सामान, बट वो दोनों सामान का एक्सेलरेशन सेम होता है। समझा गया? अगर हवा एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो वहां से एक चींटी को और हाथी को फेंकता तो दोनों के दोनों साथ में नीचे गिरते। हवा होने के कारण इतनी जो हल्की फुल्की चीज रहती है तो वो ऐसे उड़ के आ जाती है, पतंग उड़ के आ रहा है। हवा अगर नहीं है ना, वैक्यूम अगर है, मान ले मैं मून पे कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक्सेलरेशन अलग रहता है वैसे, बट स्टिल तो दोनों चीजें साथ में नीचे गिरेगी। ठीक है? अब कोई और भी कुछ बोल रहा था? हाँ मेरे आ गया बस। अब अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, आप लोगों में से पेशेंट ने फेंका या उसका नाम क्या है भाई, कुशागर ने फेंका, ये डिफरेंस हो सकता है कि इनिशियली स्पीड कितनी थी। कुशागर का ज्यादा ऊपर पहुंच सकता है क्योंकि स्पीड ज्यादा हो, पेशने का थोड़ा कंपेरेटिवली कम ऊपर पहुंच सकता है कि स्पीड कम हो, बट दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन माइनस 9.8 ही रहेगा। ये सब चीजें ना, सॉरी आई एम नॉट सेइंग दिस ईयर्स कोर्स इज नॉट गुड, एक्चुअली यही है कि आगे के चैप्टर्स होने के हमने भी पढ़ाई नहीं किया उसके अभी तक के, तो हमें पता ही नहीं है कोई और चैप्टर में घुसा है क्या उन्होंने, बट फॉर श्योर एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल था जो डिफिकल्ट था कंसेप्ट, जब समझता था ना तो बहुत मजा आती थी बच्चों को, वो हटा दिया उन्होंने, और ये जी वगैरह तो इजी था,
पर वो बेवजह हटा दिया ऐसा मुझे लगता है। पर ठीक है, अब जो है सो है। उन्होंने ना तुम्हारा 9th के इसमें केमिस्ट्री का जो चैप्टर हटाया बकवास सीधा, कोशिश कर उन्होंने बायो को बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया। लास्ट ईयर तक ना बायो कंपेयर्ड 3 ही चैप्टर्स थे। फर्स्ट जब में हमारा पूरा बायो खत्म हो जाता है कि बीबीएम को फर्स्ट एंड सेकंड पूछते थे, सेंटर में फर्स्ट एंड थर्ड पूछते थे। इस बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 4 चैप्टर्स है या 5 है, 4 चैप्टर्स है। उसमें बायोडाइवर्सिटी ला दिया उन्होंने, जो डिफिकल्ट है। रिप्रोडक्शन तो सबको आता ही है ना अश्विक? नहीं आता? देखा ये तो अच्छे ज्यादा है। तुमको लग रहा है वो इतना आसान चैप्टर नहीं है बेटा रिप्रोडक्शन। तुमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जो बेसिक नॉलेज रहता है इस एज में वही है। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। जब मैं भी 10th में था, हमको भी रिप्रोडक्शन चैप्टर आया था, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत मजा आएगा। और नॉट किडिंग, सालोटकर मैम जो पढ़ाती थी बड़ी क्यूट लगती थी मेरे को। भाई इतना बोर पढ़ाया, जितना टीचर ने पढ़ाया उससे ज्यादा तो हमने क्लास में बच्चों को पढ़ा था। और जो इन डेप्थ पढ़ाया हमको प्लांट, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारे साथ भी वही होगा, कोई नहीं। हाँ चलो आप ओए गाइस शांत, गाइस ए नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू केमिस्ट्री। बट एक सेकंड रुक जाओ गाइस शांत। कल की टेस्ट का टाइमिंग आपको पता है? गलत गलत गलत। जयदीप सर कल की टेस्ट का टाइमिंग क्या है? आपकी टेस्ट नहीं है कल। तो बच्चे खुश हो रहे हैं, उनके मोबाइल मेरे पास है। दूसरा ओए गाइस चुप रहे चोगलू। क्या बेल लाफा बजेगा ऑफलोडिंग। तेरा बापू तेरे को रास्ते पे भेज के गाड़ी चलाने वाला है। कल देखो इसके पापा बोलते एक और कुत्ता पाल लूंगा, इसको नहीं पालूंगा। सही में बेटा, नहीं तेरा भाई कुत्ता नहीं है, वो अच्छा है मानविक। चलो अभी वो सुनो गाइस, you guys have a class tomorrow from 10 to 11. Mohta, you can go. You have a bye. You have a class tomorrow 10 to 11. Plus, please now listen. I am not in Nagpur from 14th to 20th. नहीं 20th I will be back. 14th to 19th. एक बार के लिए आप लोग प्लीज कैलेंडर देख लीजिए। शांत रुकना भी, मेरे को बोलने ना, उसमें भी डाउट आ रहा है। 14 to 19 का उसमें डाउट कैसा आ सकता? रुकना, ये साला अलग पगला है। रुक जा। ओए guys, we will not be keeping a class on 15th August. But listen, guys, you guys will be having a test on 13th. You will be having a test on 13th. You will be having a test on 16th. You will be having a test on 17th. You will be having a test on 18th. तुमको 4 टेस्ट है, मैं चारों टेस्ट समझा रहा हूँ कौन से होने वाले हैं। एक ओनली फिजिक्स न्यूमेरिकल टेस्ट रहने वाला है, जो आपको हिसाब से कल था, जो कभी होने ही नहीं वाला था। ठीक है ना? हमने सिर्फ इसलिए उसकी हवा बनाई थी कि आप पढ़ लो। आशिक ने वो भी शुरू नहीं किया अभी तक। चलना भी झूठे। नेक्स्ट है, उसको पढ़ाई करना नहीं बोलते। गाइस नेक्स्ट एक होने वाली है ओनली थियोरी टेस्ट फॉर फिजिक्स। आपको उसके मेजॉरिटी क्वेश्चन में पैसे बता करेंगे। ठीक है ना? मेजरली क्वेश्चन। थर्ड ओनली क्या कहते केमिस्ट्री की टेस्ट होने वाली है आप लोगों की, जितना हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट आप लोगों का पॉलिनोमियल्स का टेस्ट होने वाला है। नाउ लिसन, anyone in any one individual chapter test also scoring less than 75, आपका फोन ले ही लिया जाएगा। जिन लोगों के फोन हमारे पास है उनके लिए भी यही क्राइटेरिया, 80% का जरूरत नहीं है। आपको चारों टेस्ट में मिनिमम 75% लाने हैं। आरना अग्रवाल बहाना खत्म, अब मैं तो छुट्टी पे थी, मुझको नहीं आता वाला। हाँ तू भी छुट्टी पे नहीं थी, तेरे को भी जाना है।
जिस लोगों का जो दिन पे छुट्टी पे है वो लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे जहां पे भी है वहां से, ठीक है ना गाइस? समझा है क्या? आपको डिटेल्स ग्रुप पे आ जाएंगे। कल का क्लास 10 से 11 का होने वाला है। केमिस्ट्री स्लैश फिजिक्स। ओए ओए, मैं वैसे मोस्टली कल केमिस्ट्री ही लूंगा। मैं डीपीएस के फिजिक्स का मुझे एक्स्ट्रा का पार्ट आ रहा है, उसके नाम पे मैं भगा नहीं सकता हूँ। पोर्शन किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। मोशन के अंदर से बैलेंस अनबैलेंस समझेगा, आगे कुछ समझेगा ही नहीं आपको, तो मैं भगा नहीं सकता हूँ। कितने पैसे तुमको? 4 ना? देखते हैं एक बार अगर केमिस्ट्री ढंग से हो गया कल तक, यानी आज और कल के इतने, तो मैं 5-10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेके आपको बेसिक लेवल तक बता दूंगा। बचा हुआ प्लीज, अभी अपन लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर चाहिए मेरे को। वो 11 तो आ रहा है, चुप रहना, मेरे को नहीं इंटरेस्ट। गाइस उदापुरे बेटा, ओए पढ़ ले क्या? तू कहां जा रहा है? नाउ गाइस एक है, देखो मैं पहले का सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, नोट्स का कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा उसका आई वुड से पैटर्न चेंज किया है अपन ने। हमने होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पढ़ चुका है, सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ चुका है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देख चुके हैं, ये क्या ये क्या ये क्या, इसका एग्जांपल वगैरह। हम लोगों ने कंपोनेंट्स का सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट पढ़ चुका है, ये एग्जांपल देख चुके थे। एक ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी हमने देख चुका था। अब एक न्यू चीज यहां पे आपको दिखेगी, अलॉय, ठीक है ना? ये अलॉय का डेफिनेशन मैंने पहले ऊपर लिखा हुआ था, उसको डेफिनेशन अभी के लिए यहां पे रखा है और उसके बारे में हमने एग्जांपल्स आगे दिए हैं, तो एक बार पूरा ध्यान यहां पे देना। ओए बेटा, अलॉय होता क्या है? बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी सॉल्यूशन टाइप होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, 2 मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल, कोई भी रैंडम नहीं, बहुत सोच समझ के कौन से चाहिए, उनको लेते हैं फिक्स प्रपोर्शन में। ऐसा नहीं कि मेरे घर की चाय मीठी बन रही, उसके घर की चाय थोड़ी सी क्या बोलते हैं अदरक वाली बन रही, वैसा नहीं भाई। अलॉय अगर कोई चीज का बन रहा है तो एग्जैक्ट कंपोजिशन में बनेगा। हाँ ये हो सकता है मेरे घर पे अलॉय मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बनाने बाल्टी भर के बना रहा हूँ, वो टब भर के बना रही है, बट जो मिक्सचर का रेशियो रहेगा वो ही रहता है, जो कंपोनेंट यूज होंगे वो ही रहते हैं। ये मेटल एंड मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल को पिघलाया जाता है, उनको जो रिक्वायर्ड रेशियो में मिक्स किया जाता है और रूम टेम्परेचर में कूल डाउन होने दिया जाता है। जब ये करते हैं तो जो नया कंपोनेंट बन जाता है उसे बोला जाता है अलॉय। बेटा अलॉय क्या काम के होते हैं आपको बताता हूं मैं, अलॉय का काम क्या होता है बताता हूं। जो ओरिजिनल मेटल थे या नॉन मेटल थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी शायद हमें पसंद नहीं थी। हसीन ये पगले को देखते हुए गाइस, तो उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। देखिए आप लोगों के दिमाग में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आयरन स्ट्रॉन्ग है या ऐसी वीक है? लोहा, बेटा लोहा बहुत ही वीक सब्सटेंस है, उसके अंदर जब थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं ना और जो अलॉय बनता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, समझे आप लोग? स्टेनलेस स्टील इज अनदर थिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तब ये देखो, ओए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए गए हैं, ये देखो, ये अलॉय का डेफिनेशन पढ़ो एक बार के लिए। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or metal and a non-metal that cannot be separated into their components by physical process। ऐसा नहीं कि छन्नी में डाल दिया छान लिया, हाथ से विनोइंग पिकिंग वगैरह कर लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना? ये कैसे बनाते हैं? तो मेटल को हाई टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं, उससे सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब दोनों हॉट रहते हैं उनको मिक्स करके कूल हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होकर नया मटेरियल बनता है, एक सिंगल मेटल जैसा दिखता है, बट स्टिल इसको एक मिक्सचर ही के माना जाता है। इट डज नॉट बिकम अ न्यू, कहते वो कहते न्यू सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्सचर रहता है बेसिकली, इंडिविजुअल सब्सटेंस नहीं बोलते उसे। फेयर एनफ, पर्पस
कभी कभी स्ट्रॉन्गर, रिजिड या फिर करोजन, जो रस्टिंग वस्टिंग होती है उससे बचाने के लिए करते हैं। अब ये एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ब्रास, आप सुनो, दिस इज समथिंग व्हिच कैन कम इन योर एमसीक्यू। ब्रास का कंपोजिशन क्या है? 80 कॉपर 20 जिंक। ब्रॉन्ज का 80 कॉपर 20 टिन। स्टेनलेस स्टील का उसमें आयरन तो रहता ही है, बिल्कुल थोड़ा सा कार्बन रहता है, फिर उसके अंदर क्रोमियम रहता है और निकल रहता है और मॉलिब्डेनम रहता है। आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे ना, आपको नाम याद रह जाएंगे। ऐसा नहीं है वो कुत्ते समान बैठ के रोज रट रहे इस चीज को, ये याद रह जाता है। यहां तक ठीक है। ये एक न्यू चीज ऐड की गई है जो आपकी बुक में शायद से आगे कहीं तो भी है या पहले, मुझे नहीं पता है, नोट्स में अभी है, मैं बुक की बात में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओए सस्पेंशन के बारे में अपन लोग पढ़ चुके थे। अपन ने कोलॉइड के बारे में पढ़ा हुआ था। इसके बाद में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन फेज के बारे में, डिस्पर्जन मीडियम का पढ़ा हुआ था। हमने टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो पूरा का पूरा पढ़ा हुआ था। फिर ये डिफरेंस वगैरह देखा था अपन ने खुशी के लिए अपनी। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन देखा था हम लोगों ने, देखा था भोंकने, तू आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अब ओए हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि एक सॉल्यूट में हम क्या थे, कितना 100 ग्राम था ना, 100 ग्राम से 100 ml में कितना आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो गिवन टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सबने देखी थी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में देखा था। इसके बाद में ये वाले ग्राफ जो दिखाया था मैंने, बस हमने यहीं तक किया था। अब हम लोग सेपरेशन मेथड सीख रहे हैं। दिस इज नॉट कनेक्टेड टू व्हाटएवर यू डिड अभी। तो अभी के लिए इसको नया चैप्टर मान लो। तो कोई बच्चा पहली बार केमिस्ट्री में बैठ रहा है या फिर पहले बैठा था अंधा भोंकना, तो उनको भी अभी समझेगा। सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जब सेपरेशन करना हो तो कैसे कर सकते हो उसके एग्जांपल समझ रहे, मेथड समझ रहे। पहला है क्रिस्टलाइजेशन। बेटा आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन वर्ड कभी सुना है क्या? कोई भी मुझे कुछ एक भावना दे पाएगा इसको पता है, हाथ उठा के प्लीज, आई विल गिव यू एन ऑप्शन कि यहां पे ऐसा ऐसा होता है, मे बी कुछ भी आईडिया किसी को बोल बिरजू। सबसे पहले सबसे अच्छा एग्जांपल जो है नमक। नमक जो आप लोग खाते हो ना, उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्रिस्टलाइजेशन होता है। आगे एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड। तुमने जो बोला मैं रिपीट कर रहा हूं। नमक के पानी में मैंने और नमक डाल दिया है ना, वही बोला ना, गरम नमक के पानी में और मैंने नमक डाल दिया जिससे मैं नमक निकाल पाऊं। मेरे को मम्मी ने बोला रूम साफ करना है, मैंने कचरा डाल दिया जिससे और कचरा हो जाए तो साफ हो जाए। है तो क्यूट। हाँ आप ओए तो तूने नमक क्यों डाला ऊपर से? आप खीर बना रहा हूं ना बेटा मैं। आप ओए गाइस शांत। अब कुछ चीजें सुनो, पहले मैं आपको बेसिक आइडिया समझाता हूं। आप लोगों को अगर मैंने मान लो एक मग्गा भर के पानी दे दिया, ठीक है, वो है अभी के लिए 40 डिग्री पे मान के चलो, उस पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर और नमक ऐड हो सकता है अभी, सैचुरेटेड में पहुंचने का है, फाइन। एक ये सिचुएशन है और एक और है जिसके अंदर मैंने वही 40 डिग्री पे मेरा पानी था, उसमें पूरा सैचुरेटेड है, उसमें और नमक आ नहीं पाएगा। अब इन दोनों को मैंने नागपुर की गर्मी में बाहर रख दिया। नागपुर में बाहर गर्मी चल रही है 50, पकड़े तो एग्जांपल डेटा यूज कर रहा हूं, ठीक है। दोनों में से पानी धीरे धीरे इवापोरेट तो होगा। अब देखो जो पहला सिचुएशन था, क्या उसमें सैचुरेटेड था क्या सब्सटेंस? नहीं था, करेक्ट। तो उस कारण से क्या हो जाएगा बेटा, मेरा इवापोरेट होगा। दूसरे वाले में भी इवापोरेट होगा, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा आपको पता है क्या? इवापोरेट होकर पानी भले कम हो रहा है बट उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो
तो नमक अलग नहीं हो रहा है। अब उल्टा, अगर मान लो दोनों 40-40 पे थे, ठीक है, बाहर नागपुर में मान लो टेम्परेचर अभी के लिए 20 डिग्री है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है हमारी। ये याद है आप लोगों को? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और नमक घोल पाओगे, टेम्परेचर घटाओगे तो कम नमक घोल पाओगे। पूरा घुला हुआ है और आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो घुला हुआ जो नमक था ना वो अनघुला हुआ हो जाएगा। समझा गया ये चीज? जो पहले गायब हो गया था नमक, जो घुल गया था, अब वो बाहर निकल जाएगा। और क्रिस्टल, अबे तू नमक डाल रहा था, मैंने नमक नहीं डाला, नमक निकालेगा, नमक डालूंगा पगले। तो इस सिचुएशन को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। समझा गया? देखो एक और तरीका कुछ बच्चे बोल सकते हैं, सर आपको नमक ही अलग करना है ना, बात अपनी नमक की हुई है, करेक्ट। सर लगाओ ना आग नीचे पानी के, साला पूरे पानी को बाहर निकलने दो, पूरा पानी इवापोरेट, नमक ही नमक। तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है, बट अब मैं एक चीज समझाता हूं। उसमें ना जो नमक बनेगा उसके क्रिस्टल्स रेगुलर शेप में नहीं रहेंगे, अजीब से शेप में आएंगे। आप एक सेकंड हो जाओ, मैं आपको नोट्स से एक एक चीज पहले पढ़ के सुना रहा हूं, फिर उसी के थ्रू समझा रहा हूं। These notes have been made using your NCERT as base or internet plus let's say ChatGPT plus reference books plus पुरानी बुक्स, पुरानी में जो पिछले साल वाली नहीं, उससे और पहले जो एक थी उसमें था, उन सबको यूज करके बनाने की कोशिश की गई है। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, बातें मत करना। देखो पहले तो बताया हूं क्रिस्टल क्या होता है। बेटा एक सॉलिड रहता है जिसके जो पार्टिकल्स है वो रेगुलर और रिपीटिंग इन 3 डायमेंशनल शेप या पैटर्न अपीयर होते हैं। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा, एक सेकंड, सेम शेप के पार्टिकल से मिलर है, मान लो इसकी विड्थ भी है। समझे आप लोगों को? 3D का रेगुलर शेप है, रेगुलर का मतलब क्या है? कंप्लीट शेप है और रिपीट किए जा रहा है। आपको शेप पूछेगा नहीं, वो जैसे मैंने बताया है। एग्जांपल आप लोगों को नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइजेशन से मिलते हैं, रॉक सॉल्ट जिसके बारे में मेजरली पता चलता है, शुगर क्रिस्टल्स भी होते हैं सिरप को ठंडा करने पे, स्नोफ्लेक्स वगैरह भी फॉर्म हो जाते हैं जब पानी एकदम से फ्रीज हो जाता है। आप लोगों ने ये चीज ना, मान लो आप लेट्स अज्यूम आप एक कुल्लू मनाली वगैरह जहाँ पे अच्छी खासी ठंडी है, ठीक है, आपका थोड़ा बारिश वारिश हुआ, आपका वहां पे थोड़ा सा जो भी ये है आप विंडो जो है तो धीरे 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 क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉस्टिंग ऑन विंडोज, ये सब क्या अलग अलग एग्जांपल्स है क्रिस्टल फॉर्मेशन के। डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सुनो, a technique used to obtain pure solid in form of crystals by dissolving it in a hot solvent and then cooling it down। समझे आप लोगों को ये चीज? कोई भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए उसको हॉट सॉल्यूशन में अपने पे डाला है और सॉल्वेंट में डाला है और फिर उसे ठंडा होने दिया है। अब ये देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, प्लीज एक बार इसमें क्या प्रिंसिपल यूज है वो देखिए। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबिलिटी थी, आपने टेम्परेचर गिरा दिया तो जो घुले हुए थे वो अनघुले हुए हो गए, वो ये यहाँ पे दिया हुआ। देखो मोर सॉल्युबल, मोर सॉलिड्स आर मोर सॉल्युबल इन हॉट एंड लेस सॉल्युबल इन कोल्ड। ठीक है यहाँ तक है? कोई इश्यूज? तो पहले मैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेता हूँ, उसको ठंडा कर देता हूँ, तो जो घुले हुए थे वो अनघुले हुए हो जाते हैं और क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। समझी बात है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सर ये कब यूज किया जाता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, अब समझो। देखो तुम लोग ये बोल सकते थे ना कि सर नमक था पानी में, पानी को पूरा का पूरा इवापोरेट कर दो, नमक अलग, करेक्ट। मान लो जो नमक का पानी है, मान के चलो उसके अंदर मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी है, पत्थर है, मेरे को नमक चाहिए, तो मैं स्टेप 1 क्या करूंगा, सब फिल्टर पेपर से पास करूंगा,
मिट्टी पत्थर को अलग कर दूंगा, फिर पानी आ गया और फिर उसको कर लूंगा। करेक्ट है यहाँ तक है सर? लकीली मिट्टी पत्थर ना सॉल्यूबल नहीं थे, बट गलती से मान लो शक्कर भी है, अब क्या करोगे? होगा, क्योंकि अलग अलग रेट पे वो सॉल्यूबल होते हैं। तो जब ऐसा हो गया है कि दोनों सॉल्यूबल थे और आपको सेपरेट करना है, तब क्रिस्टलाइजेशन आप बेटर तरीका होता है सॉल्व करने के लिए। वो देखो, टू सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन, जहां पे इंप्योरिटीज भी उसके अंदर घुली हुई थी, तब आप ये यूज कर पाते हो। नहीं बेटा, पहले एक लेवल तक एक ही क्रिस्टल बनते रहेंगे, फिर दूसरे सेपरेट कर चुका होगा, फिर नेक्स्ट इसमें कुछ समय तक देखो दोनों दिखेंगे, ये भी होगी, फिर वो फेंक देगा, फिर थर्ड लेवल पे देखो सिर्फ जो दूसरी चीज बची थी उसके क्रिस्टल बनेंगे। बेटा उसका जब डेटा रहता है, अगर तुम्हें कोई इंडस्ट्री का बोलेगा कि इतने टेम्परेचर तक करने पे इतना निकलता है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 100 तक के, एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, तक लाने तक के 100 यूनिट तक के लाने पे नमक निकलेगा, 120 के आगे शक्कर निकलेगा। तो 100 की जगह मैं 98 तक की करूंगा और प्योर नमक निकाल लूंगा, 98 से लेकर 122 तक के, उसमें कचरा पट्टी थोड़ा शक्कर थोड़ा नमक मिक्सचर रहेगा, उसको फिर फेंक ही दूंगा, और फिर तीसरे लेवल पे सिर्फ 122 के ऊपर जब रहेगा तब वो सिर्फ और सिर्फ ये निकलेगा, कैसा नाम? शक्कर। समझा? नाउ गाइस, ओए अब देखो, ओए ये ना आप लोगों के बुक में ही एक एग्जांपल मांगा है, कॉपर सल्फेट। अब एक चीज बताता हूं यार, टिल लास्ट ईयर कॉपर सल्फेट, सल्फेट की स्पेलिंग SULPHATE यूज करती थी एनसीईआरटी, मैंने हमेशा वही देखा है। इस साल पता नहीं उन्हें SULFATE क्यों यूज करना शुरू किया। इट इज पॉसिबल एक यूएस इंग्लिश की स्पेलिंग हो और एक यूके इंग्लिश की स्पेलिंग हो, आई एम नॉट श्योर। मेरा रिक्वेस्ट पर तुम लोगों से है, आप लोग SULFATE लिखो। लास्ट ईयर की बुक्स जो है, दादा अभी के 10th वाली बुक है, SULPHATE है, इंटरनेट पे भी SULPHATE लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी ने हर जगह SULFATE लिखा है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का एक और नाम होता है ब्लू, इसको क्या बोलते हैं? विट्रॉल, विट्रियोल, वाइट्रॉल, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, विट्रॉल ना, फाइन, ब्लू विट्रॉल। उसका रीजन ये भी है कि ब्लू कलर का होता है, वैसे याद रखिएगा ये चीज, ये अभी के 10th वालों को नहीं पता, ये 11th में हमको पता चला था, पर आपको 9th में बता दिया, कोई ऐसी बहुत क्रेजी चीज नहीं है। हमको इसको क्रिस्टलाइजेशन से अचीव अटेन करना है। तो क्या बोल रहा है, पहले इंप्योर वाला जो भी है आप लोगों का वो लेके आ जाओ, ठीक है, 1 ग्राम उसको 100 ml बीकर में डाल दो, फेयर इनफ। अब इसके बाद में 25 ml उसमें पानी डालो, 1 डॉट का H2SO4, ये दूसरी चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो डाल दो। अब धीरे धीरे इसको हीट करो विद कंटिन्यूअस स्टरिंग। ओम बागमारे इकड़े पा, देखो हुआ क्या है, मेरे पास में इंप्योर कॉपर सल्फेट था, मैंने थोड़ा सा लिया, 100 ml बीकर में डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, 1 बूंद एसिड डाल दिया, उसको गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे कंटिन्यूअस स्टरिंग के हाथ में। हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला बेटा? वो इसलिए डाला कि कोई रैंडम रिएक्शन ना हो। देखो कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्यूशन है, वो कुछ रिएक्शन कर सकता था, तो वो बचाने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट का कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इस कारण से हमें प्योर क्रिस्टल फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को कोई इशू इन बातों में है? अब धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा पानी डाला हुआ था, थोड़ा थोड़ा और कॉपर सल्फेट डालते रहो, डालते रहो, डालते, हाँ मैं पढ़ा लूंगा तेरे डाउट की जगह पे, हाँ ओए डालते रहो, कब तक? जब तक और कॉपर सल्फेट उसमें घुलेगा नहीं, मतलब क्या बन जाएगा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। जैसे ये सैचुरेटेड बन गया है, एक बार वो हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लो। फिल्टर इसीलिए कि कोई भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, जब भी जाना नमक पानी के अंदर मिट्टी, वो निकल जाए। अब जो साफ सुथरा है उसको अभी के लिए कवर कर लो और धीरे धीरे अपने आप ठंडा होने दो। अब उसको डिस्टर्ब मत करो। जब वो धीरे 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 ठंडा होना शुरू हो जाएगा,
अपना समय लगे तो फ्रीजर में मत डाल देना कि फट से ठंडा हो। धीरे धीरे जब ठंडा होगा तब वो प्रॉपर क्रिस्टल्स बनाएगा। तो अगर क्विकली ठंडा करोगे तो इरेगुलर शेप ऑफ क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही क्रिस्टल्स बन गए उसको फिल्टर आउट कर लो, हो गया काम अपना। समझा क्या आप लोगों का? जब क्रिस्टल बन चुके उसको ठंडे पानी से बस साफ कर लो, उसका बोलना है। कोई इशू इस बात में? एक बार वापस समझो। देखो हमारे पास में एक बैग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आया। एक क्लास खत्म थोड़ी हुई है अभी, रुको ना। तुम लोगों को क्लास खत्म करना तो ठीक है, फिर बंद खत्म जाओ। मुझे रेस्टलेसनेस तुम लोगों में समझ में ही नहीं आती। आने में ये रेस्टलेसनेस ही रहती कि 5 बजे पढ़ाओ तो चैचा पैपे ही करना रहता है। और अभी तो 5 मिनट बचे हुए घड़ी में ही मेरे कहां से बैक पैक होना शुरू हो गया है। मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ क्लास, मेरी इच्छा हो तो। चुपचाप बैठ के पढ़ लो अभी। अब ध्यान दो, ओए मेरे पास में एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल थे, बट मुझे पता था वो प्योर नहीं है। उसको प्योरिटी के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने एक कंटेनर लिया, मान लो 100 ml बीकर लिया, 100 ml पानी डाल दिया, थोड़ा सा मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाला। याद है सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला था? क्यों? जिससे वो अनवांटेड रिएक्शंस ना होने दे और क्रिस्टल्स हमारे मस्त बने। अब इसको हम लोगों ने गर्म किया और धीरे धीरे घोल रहे। ये करते समय हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और कॉपर सल्फेट डालना शुरू किया। ये डालते कब तक के डालते गए जब तक मायरा का ध्यान नहीं लगा, तब तक है। अब लग गया मायरा का ध्यान यहाँ पे, तो डालना बंद कर दिया, ठीक है। वो सैचुरेटेड बन गया, तब तक के हम लोग डालते रहे। जैसे ही सैचुरेटेड बन गया हम रुक गए, हमने गर्म करना बंद कर दिया उस चीज को। हम लोगों ने उसको वहां से उठाया, कहीं और पे रख दिया, फ्रिज में नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और उसको कवर कर दिया। कवर से और कोई इंप्योरिटीज ना आए, ठीक है ना। इसके बाद में एक समझो, मैंने इसको फिल्टर करना भूल गया यार। हाँ, ठंडा करने के पहले उसको फिल्टर आउट किया मैंने, फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया कि कोई इंप्योरिटी थी। तो अब धीरे धीरे ठंडा होने दिया। जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना शुरू कर दिए, जो अच्छे बड़े भी बनते, शाइनी थे, अच्छे शेप के थे और प्रॉपर ब्लू कलर के, उसमें इंप्योरिटीज नहीं बची हुई थी। ऐसे मुझे मिल गया। अब देखो, इफ द सॉल्यूशन इज कूल्ड रैपिडली, यानी आइस वाइस में रख दिया, तो मेरे क्रिस्टल्स छोटे बनते हैं और इरेगुलर शेप के बनते हैं, क्योंकि उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है अपने आप को अरेंज करने का। समझा? जब सब क्रिस्टल मिल गए उसको एक कोल्ड वाटर बाथ दे दिया, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर उसको ड्राई होने दिया। तो ऐसे मुझे प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिले हैं। कोई इशू किसी को इन बातों में? पक्का? हाँ बोल भाई। क्या मैंने देखे नहीं वेरी फ्रैंकली। देख मेरा ना ये प्रैक्टिकल अगर हमको था भी नहीं, बट जो हमारे समय थे मैंने उसमें भी बहुत मस्ती की। मैं देखो बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, हमारे में लैब के समय का मतलब ही होता था जाओ और मस्ती करो। मैं बहुत फ्रैंक था, इसलिए मेरे को नहीं पता बेटा, तेरा बोलना सही भी होगा तो। नाउ गाइस, यहाँ पे ओए ओए ओए, अब हम लोग नमक कैसे पाते हैं? सी से। कुछ नहीं, अपना ये वेव आती है, वेव आई, दरवाजा खोल दिया मैंने। मेरी फैक्ट्री का एग्जाम्पल, फैक्ट्री है ये, वहां पे ऐसे ना अलग अलग ऐसे पिट्स बने हुए थे। पानी आता है, वापस पानी जा नहीं पाता है क्योंकि वो पिट के अंदर अटक गया। वेव गई, मैं दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे इतने बन गए कि और नए नए नहीं चाहिए मुझे। तो देखो, पहले सी वाटर को कलेक्ट कर लिया मैंने लार्ज शैलो पॉन्ड के अंदर, वो पिट के अंदर। फिर धीरे धीरे अपने आप सनलाइट में इवापोरेट होने दिया, धीरे धीरे इवापोरेट होने दिया। तो धीरे 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 जो सॉल्वेंट तो कम होना शुरू हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया अपने आप ही। करते 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 एक लेवल आएगा जहां पे सैचुरेट हो जाएगा। फिर बाप रे बाप रे बाप रे, फिर धीरे 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 और इवापोरेट होगा अपने आप, और अपने आप कर करके जो डिसॉल्व होता सैचुरेशन के बाहर आ चुका है, इसलिए वो सॉलिड क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उतने कम पानी में इतना सॉल्ट नहीं रह पाता है। समझी बात है? इनफैक्ट जब ये सॉल्ट बनता है ना बेटा, ऐसा ऐसा है, वो सॉल्ट इतना ज्यादा हार्ड बनता है, उसको निकालने के लिए आपको माइनिंग जैसा करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज समथिंग आई डू नॉट नो, पूछेगा नहीं पूछेगा, आपकी बुक में स्पेशली दिया गया है, इसलिए मैंने डाल दिया। इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। आप लोगों को अगर स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं तो रखिएगा, नहीं पढ़ा रहे तो बस गो थ्रू कर लीजिएगा इस चीज को, आपकी बुक का ही डेटा है पूरा खबरा। देखो, हम लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के नमक मिलते हैं। एक है पंगा सॉल्ट और एक है करकच सॉल्ट।
पंगा सॉल्ट बेटा बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड सी ब्राइन मतलब नमक वाला पानी, वो उसका क्रिस्टल का साइज थोड़ा छोटा है क्योंकि हम बॉइल कर रहे हैं, फटाफट गर्म कर रहा हूं या फटाफट ठंडा कर रहा हूं वाली बात है। दूसरा कर्कश सॉल्ट, इसको आराम से खूब दिनों तक के सूरज की धूप में रखा जाता है तो भाई अपने आप हो जाए, इसमें क्रिस्टल थोड़े से बड़े बनते हैं। आपको पूछ सकता है वो डिफरेंशिएट बिटवीन पंगा सॉल्ट एंड कर्कश सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिस्टल साइज। समझी बात है ये? अब सुनो, ओए 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 खत्म नहीं हुआ है, चेप लो, खत्म नहीं हुई है मेरी क्लास। अब ऐसा क्यों है कि क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन से बेटर है? तो पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन में ना चारिंग नहीं होती है। चारिंग का मतलब पता है क्या होता है? कभी आप लोगों ने शक्कर को मे भी चम्मच में लेके गरम किया है क्या? पिघलता तो है पर वो काला काला पड़ जाता है, उसको चारिंग बोलते हैं। अगर आप लोग सूरज की धूप में आराम से होने दे रहे हो तो वो इतना काला पड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसकी हीट उसको मिलेगी नहीं रिक्वायर्ड से ज्यादा। ये देखो, some solids such as sugar get charged when heat in dry state, तो क्रिस्टलाइजेशन उसको प्रिवेंट कर देता है। Fair enough। दूसरा, produces purer solid। देखो, अगर मैं इवापोरेशन कर रहा हूं तो जो soluble impurity थी वो भी रह जाएगी उसी के साथ में, बट क्रिस्टलाइजेशन के समय पे वैसा नहीं हुआ, हमने देखा था। तो देखो, some impurities remain dissolved in solution, फिल्टरेशन के बाद में भी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें soluble थे। तो अब इवापोरेशन में तो क्या हुआ, पानी पूरा इवापोरेट हो गया, दोनों के मिक्सचर अभी भी रह गए प्योर और इम्प्योर वाला, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट क्रिस्टलाइजेशन में जो प्योर क्रिस्टल्स रहते हैं वो पहले आप लोगों का अलग होना शुरू होते हैं, उससे पूरे क्रिस्टल जो एग्जाम्पल था हो गए, आपने हटा लिया, फिर उसके बाद अगर आप और क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो इम्प्योरिटीज आना शुरू हो जाती है। फेयर एनफ है। अब एक चीज देखो, मोस्ट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमेन डिसॉल्व्ड इन द लेफ्टओवर सॉल्यूशन, मतलब मैंने क्रिस्टलाइजेशन करके नमक निकाल दिया फॉर एग्जांपल, अभी भी कोई सॉल्युबल कच्चा पट्टी था वो उसके अंदर डिसॉल्व्ड है। ये जो लिक्विड था ना जिसके अंदर डिसॉल्व्ड, को मदर लिकर नहीं बोलना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड है क्या वर्ड? एक बार देखना पड़ेगा लिकर ही था या कुछ और। आई थिंक मदर लिकर है, मदर लिक्विड में जाने, ठीक है, वो आता है क्योंकि वो उसके अंदर रह जाता है, हम उसको बाद में सिंपली फेंक देते हैं। समझाइए, दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर बुक, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन। अब सुनो, ओए मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कल आने के पहले प्लीज क्रिस्टलाइजेशन देख के आना, एंड एवरीवन बेटर बी ऑन टाइम। मेरा एक ही घंटे का क्लास है, उसमें मुझे नॉनसेंस नहीं चाहिए। मैं 5 मिनट लेट हूँ सर, मैं 10 मिनट लेट हूँ, मेरे को मम्मी छोड़ रही, पापा छोड़ रहे, ऑटो वाला नहीं आया, मैं ये हूँ, मैं वो वाला।